गाजा खान यूनिस में लगातार लड़ाई जारी है। दोपहर के बाद से कम 6 घंटे तक वहां पर जंग छिड़ी हुई है। उसके साथ साथ जो 7 जुलाई और 4 जुलाई इन दो तिथियों की भी जो वारदातें हैं वो सामने आई हैं, जैसे कि बार बार हो रहा है। ईरान में एक बड़ी तैयारी जंग की हो रही है। ईरान की बड़ी तैयारी जंग की हो रही है। उसके साथ साथ गाजा के सीज फायर की जो पूरी स्थिति है उसका क्या, गाजा में जो ह्यूमैनिटेरियन एक सिचुएशन है उसका क्या, सीरिया को लेके जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में, फिर लेबनान, रशिया, चाइना, ये सब इन सारे विषयों पे हम आज आपसे बात करने आए हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स के इस संस्करण में आपका स्वागत है। आज यानी 13 जुलाई 2025। आज भी मैं दिल्ली में हूं और थोड़ी सी पहले से भी ज्यादा विषम परिस्थितियों में ये वीडियो आपके बीच लाने की कोशिश कर रहा हूं, और इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो माफ करिएगा। मैं इसको आप अंत तक देखिएगा और इस पर कमेंट करना आप मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमास ने जो आज एक नए तरह की जंग लड़ी है। देखिए, 6 घंटे से तो जंग हो रही है। उसकी खासियत, जैसे जो मैंने आपको बताया था कि जो GBU जो गाइडेड बॉम्ब यूनिट्स हमास यूज कर रहा है, जो स्मार्ट बॉम्ब्स और वो भी IED की शक्ल में, ये जो हमास यूज कर रहा है, इसका एक बड़ा घातक प्रभाव IDF पे पड़ रहा है। उसके साथ साथ IDF की ये भी रिपोर्ट आई कि कम से कम 4 बार आज ये स्थिति आई, और एक वीडियो तो मैंने अपने X प्लेटफॉर्म पे डाला है, टेलीग्राम पे नहीं डाल पाया, कि हमास के फाइटर्स अपने हाथ में से जो बहुत ही करीब, टैंकों के बहुत करीब आ रहे हैं, आप देख सकते हो उस वीडियो में, और उन पे एक्सप्लोजिव्स रख रहे हैं, और एक के बाद एक जैसे 2 टैंक्स ऐसे खड़े हैं, एक थोड़ा आगे एक थोड़ा पीछे, तो 2 हमास के फाइटर्स आते हैं और दोनों जगह वो टैंक्स वो एक्सप्लोजिव्स रखते हैं। अब जो बगल वाला टैंक है जो थोड़ा पीछे है, वो देख रहा है कि हमास का फाइटर आके सामने वाले टैंक पे एक्सप्लोजिव रख रहा है, लेकिन उसके पास वो समय नहीं है कि वो अपनी नाल को घुमा सके टैंक की। ये जो देखिए बात है, ये जो खूबसूरती है, या इसको कहिए ये जो एक तरह के एक महीन पहलू जो हमको दिखाई पड़ रहा है लड़ाई में, वो नाल नहीं घुमा सकता है। जितना भी एडवांस टैंक हो, जब तक वो, क्योंकि एकदम देखिए, हमास के फाइटर ऐसा नहीं कि दूर से दौड़ते आते, वो एकदम से मलबे से निकलते। अब एकदम से मलबे से निकले वो, मान लीजिए एक टैंक के 10 मीटर दूरी पे दूसरा टैंक बगल में है, वो कैसे नाल घुमाएगा, और वो दौड़ के वो सेकंड में पता भी नहीं लगता है, और वो बॉम्ब एक्सप्लोजिव टैंक पे रख के भाग जाते हैं। पूरे वीडियो में ये चीज कैप्चर हो गई। X पर ये वीडियो पड़ा है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं टेलीग्राम पे डालूं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आप उसको जरूर से देखिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और ये जो नए बॉम्ब ये जो हाथ से रखे जा रहे हैं, इसमें एक्सप्लोसिवली फॉर्म पेनिट्रेटर्स भी हैं, इसमें स्मार्ट बॉम्ब्स भी हैं, जिनको हमने गाइडेड बॉम्ब यूनिट्स का GBO कहा, जो अमेरिका ने जिसका GBO 57 जो ईरान पे जो एक मतलब डाला था। अब ये जो पूरी देखिए सिचुएशन है, यहीं पर आके एक बात फंस जाती है जिसको लेके इजरायली एनालिस्ट परेशान है। उसके बाद नेतन्याहू की एक अलग अपनी जो एक पूरी राजनीति चल रही है, एक अलग दुनिया एक तरह से वह उसमें रह रहा है, उसके बारे में तो अभी ऐसी बातें सामने आई हैं कि कोई सुनने वाला कहेगा कि वाकई क्या ऐसा भी होता है, क्या इस तरह से भी होता है। ये देखिए, बहुत सारी बातें, बहुत सारी खुलासे यहां पर हो रहे हैं। गाजा वॉर से बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, और इजराइल अमेरिकन जो लॉबी है, जो वेस्ट की लॉबी है, जिसने भारत को भी गुलाम बनाया, वो कैसे पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की प्लानिंग कर रही है, किस तरीके से वो गाजा के लोगों को एक एग्जाम्पल के रूप में रखना चाहती है कि देखो हमने पूरी एक 20 लाख लोगों को कैदी बना के रखा, उनको बिल्कुल मार के जब चाहा मारा। आज देखिए कितना खतरनाक वीडियो आया है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बच्चे को कैसे हुई कुपोषण के कारण, कैसे नई बीमारियां। आपको पता है क्या हो रहा है, जो गाजा में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो जेनेटिक चेंजेस उनमें आ रहे हैं, अजीब तरह के जेनेटिक चेंजेस जो पहले कभी नहीं देखे गए, और ये प्रीमेच्योर बच्चे हैं। सोचिए, जो पूरा मतलब महीनों जिन्होंने मां की कोख में बमों की आवाज सुनी है, चारों तरफ तबाही हुई है, कैसे कैसे साउंड्स गए, मतलब इसका ये एक तरह से जो साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरह का चैलेंज साइंस के सामने कभी नहीं आया। जो गाजा में जो कत्लेआम हो रहा है, वो जिस तरह का चैलेंज ह्यूमन नॉलेज के सामने पेश कर रहा है, साइंस के सामने पेश कर रहा है,
जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की साइंस है उसके सामने जो एक चैलेंज पेश कर रहा है, इस तरह की स्थिति कभी पहले नहीं आई। ये देखिए, ये इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा डिटेल बात करेंगे। अच्छा, उसके अलावा देखिए, तो ये जो 7 के बजाय मैं 7 जुलाई में कहता 8 जुलाई की जो घटना है, जिसमें एक पूरे की पूरी इजरायली व्हीकल को उड़ा दिया था, और ये घटना है खान यूनिस की अबू हद्व एरिया की। अब अबू हद्व एरिया एक अजीब तरह का उबड़ खाबड़ एरिया है, और वहां पहले से ही मानी जो अभी जो डिस्ट्रक्शन हुआ उसके पहले, और वहां पर जो स्ट्राइक किया है, वहां पर जिस तरीके से जो 8 जुलाई की जो खबर है वो जो आ रही है, वो बहुत ही दिल दहला देने वाली है इजरायलियों के लिए, क्योंकि उसमें देखिए वही बात हो रही है, क्रांतिकारी आतंक जो है, और क्रांतिकारी क्रूरता भी, इसमें कहीं भी कोई छुपाने की बात नहीं है। पूरा जो 8 तारीख को ब्लास्ट हुआ, बिल्कुल बीचों बीच ऐसा लग रहा है जैसे किसी आर्टिस्ट ने, और ये मेरा नहीं, इजरायलीज का कहना है, किसी आर्टिस्ट ने वहां ऐसी जगह बॉम्ब रखा कि जो इजराइल की मिलिट्री व्हीकल वहां से गुजर रही थी, उसके बीचों बीच वो लगा है। कि जो सोल्जर उसके अंदर घायल हुए हैं या मारे गए हैं, अभी उनके बारे में कंफर्म नहीं है। और मैं तो बता दूं आपसे कि पूरे जून महीने में 30 दिन में 30 सोल्जर, और अभी 13 जुलाई हुई है, और अभी तक 15 के ऊपर सोल्जर मारे जा चुके हैं, और वो केवल एक आधिकारिक आंकड़ा है, सच्चाई तो पता नहीं क्या है। तो ये देखिए, जो एक पूरी जो मैंने आपको बताया अबू हद्व एरिया में जो ये बड़ी घटना घटी है, उसके बाद देखिए एक और घटना घटी, और वो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 4 जुलाई की घटना। अब देखिए 4 जुलाई की घटना अभी सामने आ रही है, और इसमें इजरायली टैंक उड़ाया गया, इसको भी एक हाई एक्सप्लोसिव डिवाइस से उड़ाया। अब हाई एक्सप्लोसिव डिवाइस ये ईएफपी भी हो सकता है, गाइडेड बॉम्ब यूनिट भी हो सकती है। ये अल जैतून में ये 4 जुलाई को ये घटना घटी। अब अल जैतून में इस तरह की घटना का होना ये भी बड़ी चीज है, क्योंकि अल जैतून वो जगह है जहां पर हमास का एक आधिपत्य स्थापित हो गया था। उसके बाद आईडीएफ ने फिर उसको कब्जा करने की बात की, लेकिन हमास अब उसको दोबारा आईडीएफ से पूरी तरह से लेने की बिल्कुल करीब पहुंच गया। तो अल जैतून में आईडीएफ अपने रीइंफोर्समेंट भेज रही है, लेकिन उसमें वहां पर पता एक ऐसा कुछ घेरेबंदी है, उसके बारे में मुझे भी ठीक से नहीं पता। हमास ने ऐसी घेरेबंदी की है कि अल जैतून में जो जैसे होता है ना, जैसे एक के बाद एक व्हीकल्स जा रही हैं, वो गायब होती चली जा रही है। अब जैसे यही पूरी घटना है, एक पूरा मरकवा टैंक वहां पर गायब हो गया, बाद में पता चला कि वो उड़ा दिया गया। इसी तरीके से ये 4 जुलाई की घटना है। 4 जुलाई के बाद 4 ऐसे वारदातें और हो चुकी। अब ये लगातार जो चीजें हो रही हैं, इसी के चलते जो इजरायली सेना में जो बात आ रही है कि क्या हम हमास को हरा सकते हैं, क्योंकि इसको लेके बड़ी डिबेट चली है। और इसको लेके देखिए, जो आज जो इजराइल में जो बड़े प्रदर्शन नेतन्याहू के खिलाफ हुए हैं कि हमास के साथ डील करो, उसमें भी ये बात कही गई है। जो भाषण वहां दिए गए उनमें भी ये बात कही गई कि ये जो पूरी बात आ रही है कि आर्मी का एक बड़ा हिस्सा कह रहा है। अब ये देखिए, ये एक है रिजर्व जनरल है इत्जाक ब्रिग रिजर्व जनरल है, सर्विंग, रिटायर्ड नहीं है। इन्होंने इजराइल के चैनल 13 को कहा, हमास कैनॉट बी डिफीटेड एंड आवर सोल्जर्स आर बीइंग किल्ड इन वेन, कि हमास को हराया नहीं जा सकता और हमारे जो सैनिक हैं वो बेकार में मारे जा रहे हैं। ये साफ उन्होंने कहा, इत्जाक ब्रिग। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल और उठता है जो आईडीएफ में उठ रहा है। आईडीएफ वाले कह रहे हैं कि भाई हमास इतने नजदीक की लड़ाई लड़ रहा है जिसकी हमें ट्रेनिंग नहीं है, उसके वो चाहे टैंक हो, चाहे वो कोई व्हीकल हो, या तो रिमोट से डिटोनेट करता है या तो दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई पड़ता है तो इतना करीब से, अचानक और इतने करीब आ जाते हैं कि हम उनको मार नहीं पा रहे। हम उस तरीके से हमारे टैंक्स जो पहले उड़ा दिया करते थे, पोजीशन उड़ा दिया करते थे, वो नहीं कर पा रहे। और एयर स्ट्राइक्स भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि एकदम से कोई अगर मलबे से निकला तो हम कहाँ एयर स्ट्राइक करेंगे, और हम करेंगे तो अपने टैंक के ऊपर ही कर देंगे। और वो कई बार कर चुके हैं अपने टैंक के ऊपर, लेकिन उससे भी तो कुछ फायदा तो हो। अगर इजरायली तो आप जानते हैं अपने लोगों को मारने में माहिर है, हैनिबल डायरेक्टिव है उनका, लेकिन वो अपने लोगों को 4 लोगों को मारे, उसमें से कम एक हमास का तो मरना चाहिए।
लेकिन वहां तो स्थिति यह है कि हमास वाला बच जाएगा, तुम अपने टैंक को खुद ही बॉम्ब कर दोगे। ये जो देखिए एक बात है कि क्लोज क्वार्टर फाइटिंग, बिल्कुल नजदीक आके जो हमास अपना सब कुछ दांव पे लगा के, अच्छा इसी को पहले एक बार मैंने एक वो कह दिया था कि जैसे हमास सुसाइड बॉम्बिंग शुरू कर रहा है, नहीं, वो सुसाइड बॉम्बिंग नहीं शुरू कर रहा है, वो एक्चुअली एक नई तरीके की लड़ाई जो कभी नहीं लड़ेगी दुनिया, उसमें वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि बिल्कुल जैसे सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं वो बिल्कुल पास आ जाते हैं और वो बॉम्ब अपना खोलते खुद भी उड़ जाते हैं। और जैसे बहुत बार देखा गया, ये अमेरिकन स्टाइल थी, जो अमेरिका ने जिहाद को बदनाम किया, इस्लाम को बदनाम किया, जो अमेरिका ने एक आतंकवाद थोपा इस्लाम पे, उसमें इन्होंने ऐसे लोगों को तैयार किया जो इस तरीके से बिहेव करते थे कि अपने को उड़ा देते थे 72 हुरों के खातिर, वो सब बेकार का प्रोपेगेंडा। लेकिन हमास ने 7 अक्टूबर 2023 से पूरा नैरेटिव बदल दिया और वो आप दिखा रहे हैं कि असली लड़ाई क्या होती है, जिहाद क्या होता है, असली जो ये कि पास आके तुम हाथ से रख रहे हो बम, तुम पूरी उससे ज्यादा रिस्क ले रहे हो, जो अपने को शहीद कर दे रहा है, या मतलब जिसको पहले कहा जाता था शहीद हो गया, हालांकि वो शहीद फर्जी शहीद था क्योंकि अमेरिका के इशारे पे कर रहा था और मुस्लिम्स को मार रहा था, आईसिस के लोग, अलकायदा के लोग। लेकिन अभी हमास ने जो पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया है, उसने दिखा दिया है कि दरअसल ये है हिम्मत, इसको कहते हैं ब्रेवरी, इतने नजदीक आके मारना। और अभी देखिए जो खान यूनिस में लड़ाई चल रही है, उसमें एक खबर आई है कि 4 इजरायली सोल्जर्स ऑलरेडी उसमें या तो मारे जा चुके हैं या घायल हुए हैं। ये देखिए कल कंफर्म होगा, लेकिन 4 इजरायली सोल्जर्स बुरी तरीके से वहां घायल हुए हैं। और उसमें भी यही बात है, एक घटना में तो ये समझ में आया है कि बिल्कुल हमास के फाइटर्स ने नजदीक आके चपेट लिया और इजरायली समझे कि अभी बम से उड़ाएगा, लेकिन वो चपेट के उस मतलब ऐसे पकड़ लिया इजरायली सोल्जर्स को, उसको बाद में उनको समझ में आया कि अरे ये तो किडनैप करने वाला है। और यही बात अबू उबैदा ने कही, जो पिछली एक घटना हुई थी कुछ दिन पहले, ये परसों, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट एक इजरायली सोल्जर को कैप्चर कर लिया था हमास ने, उसको गिरफ्तार कर लिया था, फिर सिचुएशन वहां नहीं बनी तो उसको मार दिया। तो अब ये आज भी ऐसे ही हुआ, आज भी जो पकड़ रहा है हमास, पकड़ के घसीट के ले जा रहा है, फिर उधर से फायरिंग हो रही है तो वो वहीं उस सोल्जर को मार दे रहा है। और जो इजरायली सोल्जर्स हैं वो चिल्लाते रह जा रहे हैं। उनकी आज एक वीडियो भी, आज एक ऑडियो टेप रिलीज हुआ है जिसमें उनकी चीखें सुनाई पड़ रही हैं, लेकिन वो चीखों वो ऐसी चीखें हैं कि जो आदमी जब सब कुछ सारी उम्मीद हार जाता है तब वो चीखता है। तो अगर गाजा के बच्चों को तुमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस दे दिया कुपोषण की वजह से, जेनेटिक डिजीजेस, यानी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो पता नहीं किस शक्ल के, किस शेप के पैदा हो रहे हैं। अब आप सोचिए, ये जो बर्बरता है, इस चीज को कौन इसकी कहानी बताएगा, कौन इसके बारे में बात करेगा। और मैं भी देखिए जो रोज वीडियो बना रहा हूं, ये बड़ी मुश्किल से बना पा रहा हूं, और इसमें मैं फिर आपसे कहूंगा कि जो इस तरह की बर्बरता इजराइल कर रहा है गाजा के बच्चों के साथ, हमास के फाइटर्स देखिए उसी में लड़ भी रहे हैं, भूखे भी रह रहे हैं, खाना भी शेयर कर रहे हैं, और उसी में वो लड़ भी रहे हैं, उसी तरीके वो जंग में। और अब वो देखिए बहुत करीब है कि कई इजरायली सोल्जर्स को एक साथ वो उनको कब्जा कर। उसके बाद देखिए सीज फायर को लेके क्या हो रहा है। अब सीज फायर को लेके नेतन्याहू वापस आ गया। आज एक्चुअली जो ट्रंप से ये वादा करके आया था कि एक हम 60 दिन का सीज फायर कर देंगे, चाहे टेम्पररी हो, वो सीज फायर आज इसके कैबिनेट में पेश होने वाला था। पेश होने के पहले ही स्मोत्रिच ने कह दिया कि अगर ये सीज फायर प्लान रखा गया तो हम सरकार गिरा देंगे। नेतन्याहू वहीं पीछे हट गया और अमेरिका वहां ट्रंप से प्रॉमिस करके आया था। अब उसको लेके वहां दूसरी तरह की हाय तौबा मची हुई है अमेरिका और इजराइल की भी, जो कि नूरा कुश्ती है। ये सब अंडरस्टैंडिंग है, मतलब वो सब जानते हैं कि नेतन्याहू तो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी करेगा, और लेकिन अमेरिका भी देखो अपने सर्वाइवल के लिए नेतन्याहू कुछ भी करेगा और अमेरिका मानेगा उसको। आज अमेरिका के कई सेनेटर्स और लॉ मेकर्स ने भी ये सवाल उठाए, जो रिपब्लिकन पार्टी के। उन्होंने कहा कि ये एक अजीब तरह की स्थिति है कि एक तो हम सुनते थे कि मतलब एक तरह से एक जैसे अमेरिका एक देश है, उसको एक दूसरा देश होस्टेज बनाए हुए, एक दूसरा देश उसको बंधक बनाए हुए, और वो दूसरा देश
कई तरीके से मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, शारीरिक तौर पे बंधक बनाए हुए है कि, और वो कह रहा है कि नहीं हमको हमारे लिए ये करो, तुम्हें करना पड़ेगा, हमने देखो तुम्हारे लिए ये किया, जूस ने ये किया, वो किया, ये, और पूरी की पूरी अपनी ताकत लगा के वो लोग जो चाह रहे हैं अमेरिका से करवा रहे हैं। और ये चीज देखिए, अमेरिका की जो सिटीजन हैं उनको गवारा नहीं है ये बात। वो इसके खिलाफ कभी न गाहे बगाहे विद्रोह करते हैं, इनके इसके खिलाफ वो बोलते हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, लेकिन उससे बात नहीं बन रही है। और अमेरिका की सच्चाई नंगई खुल रही है कि ये देखो देश भारत में सीज फायर कराता है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कराता है, और वो देखो नोबेल पीस प्राइज ट्रम्प चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू उनको अपॉइंट करेंगे। कौन सी ऐसी पीस प्राइज कमिटी है दुनिया में जो नेतन्याहू के अपॉइंटमेंट में ट्रम्प को प्राइज दे दे? यूरोप की हालत यह है कि यूरोपियंस को समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक फिलिस्तीनियों के साथ इन प्रिंसिपल हैं और फिलिस्तीनी राज के साथ है, लेकिन वो नेतन्याहू को कुछ कर नहीं सकते, और नेतन्याहू की जो पूरी सिचुएशन, अमेरिका को कुछ कह नहीं सकते। अमेरिका का भी नेतन्याहू पे दबाव जैसे जीरो हो गया है। तो ये देखिए जो एक अच्छा, उसके बाद ईरान को लेके बड़ी खबरें आई हैं। एक तो ये आया है कि ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान पे हमला हुआ था, और उस हमले में वो थोड़ा घायल भी हुए थे जब ईरान इजराइल वॉर चल रही थी। दूसरी एक खबर और आई है कि 15 जून 2025 को, यानी इजराइल ईरान वॉर शुरू हो गई थी, उस दौरान इजराइल ने कोई कमांडो रेड की थी और ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही थी, उस दौरान रेड की थी। और उस रेड में वो काफी आगे तक घुस गए थे, और यानी उसमें यह बात आ रही है कि कोई अंदरूनी ऐसा हिस्सा, ऐसा हैंड है, कोई अंदरूनी फोर्सेस इस तरह की ईरान में, अब हो सकता है पकड़ी गई हो सकता है नहीं पकड़ी गई हो, अभी उनकी तलाश जारी है, लेकिन इस तरीके का एक पेनिट्रेशन था। कितनी बड़े लेवल की ये कॉन्स्पिरेसी थी, ये सब जब आदमी सुनता है तो उसको समझ में आता है कि वाकई कितने बड़े संकट से ईरान गुजरा है। और नेतन्याहू ने भी कहा, नेतन्याहू ने भी इस चीज़ को अमेरिका में भी उसने कहा, और उसने एक उसका अमेरिका में जब तक एक बयान जो अभी सामने आया है, उसने न्यूयॉर्क टाइम्स, और जो कि उसी के साथ है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये कोई नेतन्याहू के खिलाफ थोड़ना है, ये कोई फिलिस्तीनियों या हमास के साथ थोड़ना है, लेकिन नेतन्याहू ने उनको कहा कि तुम लोग जो भी छापते हो वो भी गलत है, उतना भी मत छापो, और ये नहीं वो नहीं। उसमें उसने एक बात कह दी, उसने कह दिया कि ईरान में देखो हमने जो है एक इस तरीके की पूरी एक स्थिति बना दी है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर कभी नहीं बन सकता, अगर बना तो वो बम छोड़ ही देगा 100%, वो रुकेगा नहीं। और ये देखिए एक बड़ा सवाल भी एक पैदा कर रहा है, बिकॉज नेतन्याहू और ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान अगर बम बनाएगा तो वो छोड़ेगा जरूर, लेकिन सवाल ये है कि मानवता को ये पूछना है कि किसके ऊपर छोड़ेगा। अगर चलिए मान भी ले तुम्हारे पास, हालांकि इसमें भी बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, खामनेई साहब का फतवा है, सब कुछ है जो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज करो, लेकिन चलो हमने मान लिया अगर ईरान छोड़ेगा, तुम कह रहे हो, तो किसके ऊपर छोड़ेगा? वो इजराइल या अमेरिका के ऊपर ही छोड़ेगा ना, या अमेरिका पहले वो बैलिस्टिक मिसाइल्स उसने छोड़ी हैं, पहले उनको यूज करेगा। न्यूक्लियर वेपन अगर उसके पास आते तुम कहते हो कि वो छोड़ देगा, तो वो छोड़ देगा तो अच्छा। उसके बाद नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि इसीलिए ईरान से जो हम डील चाहते हैं उसमें उनकी कोई बैलिस्टिक मिसाइल भी ऐसी ना हो जो 486 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से ज्यादा हो। बताओ 486 किलोमीटर, यानी 2-3 हज़ार भी नहीं, 406, मतलब बिल्कुल ही खत्म कर दो। जो ईरान के पास सेजिल मिसाइल है जो 18,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, वो भी ईरान खत्म कर दे। न्यूक्लियर वेपन तो अगर ये बात है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन को यूज करेगा, अगर तुम्हें ये डर है तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि बैलिस्टिक मिसाइल न रखे हो, कि बैलिस्टिक भाई इतना कोई देश, तुम उसको देश ही नहीं रहने दोगे, तुम उसको बिल्कुल एक अपना एक पंगु, एक गुलाम बना दोगे, लीबिया की स्थिति में ले आओगे और फिर मार दोगे। यही तो एक फेट है ना, लीबिया की स्थिति जिसमें गद्दाफी को मार दिया और उसको कमजोर करके, ईरान की ये वही स्थिति बनाना चाहता है। अब ये पकड़े गए क्योंकि ये खुल के नेतन्याहू ने कह दिया कि बैलिस्टिक मिसाइल भी हम नहीं चाहते हैं कि 486 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो चले उससे ज्यादा ईरान रखे। तो जब कुछ नहीं तुम चाहते हो, जब ईरान कुछ भी नहीं, मतलब जब सब कुछ उसी के जब तुम्हारे हिसाब से होना है, तो फिर ये कह दो ना कि ईरान हथियार डाल दे, जो कि ट्रंप कह रहा था युद्ध के समय,
क्योंकि ट्रंप अब दोबारा अगर कहेगा कि ईरान हथियार डाल दे, हम खामने उनको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो फिर ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल फिर छोड़ेगा, युद्ध फिर शुरू होगा। और अमेरिका डर रहा है इसी चीज से कि ईरान अपनी पुरानी कैपेबिलिटी, जबकि उसमें न्यूक्लियर वेपन अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि ईरान के पास है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल की तो क्लैरिटी है, वो तो है ही ना। तो वो वही बहुत बहुत भारी पड़ रहा है अमेरिका और इजराइल। और अमेरिका इजराइल ऐसे देश है, देखिए ये लोग इतने बदमाश देश हैं कि ये लोग किसी के ऊपर भी, किसी इनोसेंट के ऊपर मार सकते हैं, कुछ भी मार सकते हैं, उनको जरा सा थ्रेट हो। एक्चुअली इनको ईरान से अगर छोटा मोटा भी थ्रेट होता और ईरान कमज़ोर होता, ये अब तक ख़त्म कर चुके होते। ईरान से इनको यही डर है कि वो इतना कोई चीज़ ईरान के पास है अभी भी, कि इतना पेनिट्रेशन के बाद सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग ईरान की ब्रीच होने वाली थी 15 जून 2025 को, सब कुछ, लेकिन फिर भी ईरान से डर। ये ईरान से जो खौफ है, इसी को समझना है कि ईरान से अमेरिका डरता क्यों है, इजराइल डरता क्यों। इसी में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की ताकत छुपी है। यानी जो पूरा लेबनान से लेके सीरिया के बारे में भी बताएंगे आपको, बड़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, और उसके साथ हमास, ये पूरा जो एक, और यमन, ये जो पूरा घेरा है, इस घेरे में पूरी जो स्थिति है वो ईरान से इतना क्यों खौफकार है। अच्छा देखिए, सीरिया के बारे में और बातें सामने आई हैं कि कम से कम 22 बार इजराइल सीरिया में एक्सप्लोरेशन कर चुके, यानी कुनेत्रा में जो इजराइल है उससे 22 रेड्स पिछले एक हफ्ते 10 दिन में 22 रेड्स उसने किए। और क्यों किए हैं 22 रेड्स उसने किए? उसको वही रेजिस्टेंस का डर कि वहाँ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस तो नहीं है, यानी कुनेत्रा से आगे नहीं बढ़ पा रहा है इजराइल, दारा तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो इजराइल को लग रहा है कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हमको रोक रहा है। तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस तुमको रोक रहा है तो तुमने 22 रेड्स कर डाली, दमस्कस तक रेड कर डाली, उसमें कुछ मिला ही नहीं। वही स्थिति हो रही है गाजा में। तुमने कहा था हम टनल्स डिस्ट्रॉय करेंगे, टनल्स तुमसे डिस्ट्रॉय हो ही नहीं रही हैं। ये देखिए जो पूरी एक सिचुएशन है, ये जो पूरी स्थिति है, और इसमें जो एक पूरा मंजर उभर के आ रहा है, उस मंजर में आप देखिए तो लेबनान की जो बात जब आती है, तो लेबनान की बात में हिजबुल्ला भी अपनी पूरी एक तैयारी कर रहा है। हिजबुल्ला का आज देखिए इजराइल ने कम से कम 4 बार पेट्रोल्स अपनी भेजी लेबनान में, हिजबुल्ला के एरियाज में। वहाँ से गोली चली, इजराइल को पीछे हटना पड़ा। अब गोली चली, इसको लेके इजराइल हाय तौबा मचा रहा है, कह रहा है कि लेबनीज आर्मी ने कहा था, लेबनीज सरकार ने कहा था हम हिजबुल्ला को डिसआर्म करेंगे। ये कैसा डिसआर्ममेंट है कि गोली चल रही है? तो भैया ये तो होगा ना, अगर हिजबुल्ला ने तो कह दिया है कि अगर हम डिसआर्म नहीं होंगे, हम किसी भी हालत में जवाब देंगे। तो जब ये बात हिजबुल्ला कर चुका है, तब तुम फिर उस पर क्या मतलब सवाल करो? तो आओ ना जंग में। देखिए यही बात है, खेल जो पूरा हो रहा है वो यही हो रहा है कि ईरान, हिजबुल्ला, हमास, उन्होंने इजराइल और अमेरिका की कमजोरी पकड़ ली है, और यमन भी कमजोरी पकड़ ली। कमजोरी क्या है कि ये जब जैसे ही लड़ाई खींचती है, क्योंकि हमास से लड़ाई लंबी खिंच गई तो इजराइल हार रहा है, लेबनान से थोड़ी और खिंच जाती तो वहां भी स्थिति, जब तक खिंची तब तक हारा, फिर संधि कर ली, और संधि के नाम पे हमले किया जा रहा है। वो तो हिजबुल्ला की मजबूरियां थी, जो मैंने बताई आपको कई बार, पॉलिटिकल मजबूरियां। तो लेकिन अब वो मजबूरियां खत्म हो गई। ईरान के साथ भी जैसे ही ये हुआ कि लड़ाई लंबी खिंचेगी तो तुरंत संधि कर ली। तो इस पे तो साफ हो रहा है ना। और रशिया और चाइना भी देख रहे हैं। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर का बयान आया है कि वी हैव कॉल्ड ऑफ द अमेरिकन ब्लफ, यानी अमेरिका जो बेवकूफ बनाता है उसको हम समझ गए। और ये चीज यूक्रेन में उन्होंने देखी, उन्होंने बाकी जगह देखी। उन्होंने कहा कि ये तो एक दुनिया, अगर हम बातचीत भी ना करें तो ट्रंप कहेगा कि देखो रशिया बातचीत भी नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम बातचीत करते हैं। लेकिन हम इनके ब्लफ को समझते हैं। हमने कोई कंसेशन यूक्रेन पे नहीं दिया, एक बात भी हमने वेस्ट की नहीं मानी है यूक्रेन पे, ये लावरोव का कहना। और चाइना ने भी जो अपने हर तीसरे दिन नया हथियार दिखा था। आज फिर पहले एम्फीबियस टैंक जो पानी और जमीन दोनों पे चल सकते हैं, अब कुछ ऐसे एम्फीबियस जेट्स जो पानी में लैंड कर सकते हैं। अब पानी में लैंड करने वाले बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं जो पानी में लैंड कर सकते हैं, लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट्स ऐसे बहुत कम है, और इसकी टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं है।
अगर चाइना इस दिशा में बढ़ रहा है और वो टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया से शेयर कर रहा है, सोचिए, नॉर्थ कोरिया से वो शेयर कर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी अपनी घेरेबंदी बना रहा है। ताइवान के बारे में हमने आपको बताया था कि चाइना ताइवान को घेर रहा है, नॉर्थ कोरिया भी साउथ कोरिया को घेर रहा है, वो भी स्थिति बन रही है। इन दोनों स्थितियों के बीच एक नई जो लाइन मैंने आपको बताया था कि फिलीपीन से लेके साउथ चाइना सी में अमेरिका की पूरी कोशिश है कि चाइना को जवाब दे, लेकिन तुम जवाब दोगे कैसे? तुम फिलीपींस में अगर कुछ हथियार तुमने पहुंचा भी दिए, फिलीपींस तो हमला करेगा नहीं। उधर वियतनाम से भी चाइना ने दोस्ती कर ली। तो ये जो पैसिफिक, जो अटलांटिक रीजन एक तरफ, एक ये जो पैसिफिक ओशन में जो साउथ चाइना सी और जिसमें भारत भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो उस पूरे एरिना में अमेरिका की बड़ी हार हो रही है। और चाइना अपने जो हथियार दिखा रहा है, इससे जो आसपास जो भी अमेरिकन एलाइज हैं, हालांकि मलेशिया इंडोनेशिया को अमेरिका अपना एलाई समझता है, लेकिन मलेशिया और इंडोनेशिया अभी स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो अमेरिका को ना कहने लगे। बहुत सारी चीज़ों के लिए ना उन्होंने कहा है। ऑस्ट्रेलिया तक की नहीं बात, न्यूजीलैंड पूरी तरह से अमेरिकन कैंप में, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी ना कहा है कि हमारी टेरिटरी से कोई एक्सपेरिमेंट मत लॉन्च करो, ये अमेरिका को बोल दिया। अब अमेरिका चाइना को डराए तो कैसे डराए? भारत पे जो इन लोग का ये था, भारत कभी भी भारत में एक चीज अच्छा ही है ना कि जो चाहे कुछ भी हो, चाहे जैसी सरकार हो, जैसा भी हो, लेकिन वो एक लेवल के बाद वो राष्ट्रीय हितों को देखते हुए ऐसा काम नहीं कर सकती है कि उसकी ज्योग्राफी को जो बिलाई कर दे। यानी ज्योग्राफी भारत की रशिया और चाइना के पास है, तो इजराइल और अमेरिका के साथ नहीं खड़े हो सकते, पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं खड़े हो सकते। ये कई बार भारत अमेरिका को कम्युनिकेट कर चुका, लेकिन फिर भी भारत से प्रेशर डालते रहते, और अभी प्रेशर डाल दिया है कि रशिया से तेल मत खरीदो। अब ये तो संभव ही नहीं है। तो भारत को देखिए गाहे बगाहे एंटी अमेरिकन पोजीशन लेनी पड़ेगी, और एंटी अमेरिकन लेनी पड़ेगी तो एंटी इजराइल लेनी पड़ेगी। इस समय अमेरिका इजराइल पूरी तरह से अलाइंड है, कोई उनमें डिफरेंस नहीं है, स्थिति यहां पहुंच गई है। तो ये देखिए पूरी आज की खबरें थी। इसमें हम और 2-3 चीजें और लाना चाह रहे थे जो नहीं ला पाए। कल हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।